हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हेलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ, यानी कि हेलो एल्केन का निर्माण जो है किस प्रकार से किया जाता है। तो हेलो एल्केन या फिर आप इसे बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन या फिर इससे बोला जाता है एल्किल हैलाइड। और इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं आर एक्स से। आर यहाँ पर एल्किल समूह होता है, इसके अलावा एक्स यहाँ पर हेलोजन होता है। तो यहाँ पर इसे प्रदर्शित किया जाता है आर एक्स से। तो यहाँ पर जो हम लोग एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि जो एल्किल हैलाइड होता है इसका निर्माण आप चार प्रकार से जो है यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसका निर्माण जो है वो अल्कोहल द्वारा कर सकते हैं। इसका निर्माण जो है वो अल्कोहल द्वारा किया जा सकता है, अल्कोहल द्वारा। इसके अलावा इसका निर्माण जो है आप एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा कर सकते हैं। इसका निर्माण जो है एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा किया जाता है, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना। तो यहाँ पर जो है एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा इसका निर्माण जो है एल्कीन द्वारा किया जाता है, इसका निर्माण एल्कीन द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसका निर्माण जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों, यहाँ पर आप लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण द्वारा, कि सिल्वर लवण द्वारा। तो चार प्रकार से यहाँ पर जो है आप हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ेंगे हेलो एल्केन यानी कि आर एक्स का जो है यहाँ पर अल्कोहल द्वारा निर्माण। तो सबसे पहले अब ध्यान दीजिए, इसमें आप यहाँ पर अल्कोहल द्वारा जो है आप हेलो एल्केन का निर्माण जो है किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली अभिक्रिया ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा अल्कोहल का, अल्कोहल। और इसकी क्रिया आपको करानी है हैलोजन अम्ल से। यहाँ पर इसकी क्रिया कराई जाएगी हैलोजन अम्ल से। और यहाँ पर जब इसकी क्रिया हैलोजन अम्ल से कराई जाएगी तो इसमें बनेगा आपका हेलो एल्केन। यहाँ पर बन जाएगा हेलो एल्केन। इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा हेलो एल्केन और साथ में इसमें निकलेगा यहाँ पर जल यानी कि H2O। यहाँ पर आपको एक एक अभिक्रिया जो है इसी प्रकार से समझाई जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपको किसकी क्रिया किससे करानी है तो क्या बनेगा, उसके बाद इसके सारे एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एल्कोहल की क्रिया जो है हैलोजन अम्ल से कराई जा रही है तो क्या बनता है आपका हेलो एल्केन बनता है। इसके अलावा साथ में यहाँ पर जल निकलता है। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर बात हुई है अल्कोहल की, यानी कि जब कार्बन के साथ यहाँ पर OH समूह जुड़ता है तो यहाँ पर बनता है आपका अल्कोहल। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं CH3OH, ये यहाँ पर प्रयोग किया गया है अल्कोहल। इसकी क्रिया आपको यहाँ पर करानी है हैलोजन अम्ल से। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड का यानी कि HI का। तो जब यहाँ पर इससे क्रिया कराई जाएगी तो क्रिया कराने पर होगा क्या, यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है टूटेगा और यहाँ पर जो HI है इसके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ से OH और यहाँ से ये वाला H निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से ये जो है निकल जाएगा। और जब ये निकलेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें से दो H और एक O निकल रहा है, यानी कि यहाँ पर H2O ये निकल जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा CH3। इसके अलावा यहाँ पर अब जुड़ जाएगा आपका ये I। तो ये यहाँ पर बन गया है आपका हेलो एल्केन और साथ में यहाँ पर जल निकल गया है। इस प्रकार से यहाँ पर यह अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अल्कोहल प्रयोग करते हैं CH3OH
और यहाँ पर हम लोग हैलोजन अम्ल, अब की बार हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह पर यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर देते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, इस प्रकार से। और जब यहाँ पर क्रिया होगी तो सेम उसी प्रकार से यहाँ से OH और यहाँ से ये वाला H जो है इसमें निकलेगा। तो जब ये निकलेगा तो यहाँ पर H2O ये निकल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बनेगा CH3, इसके अलावा ये Br आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर ये बन जाएगा आपका हेलो एल्केन। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है CH3OH, ये हुआ। इसकी क्रिया अगर हम लोग यहाँ पर करा देते हैं HCl से, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये वाला OH और यहाँ से ये वाला H निकलेगा। तो जब ये निकलेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब H2O ये निकल जाएगा और यहाँ पर बनेगा CH3, इसके अलावा ये Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर आपके बन गए हैं हेलो एल्केन। अब ध्यान दीजिए, इन तीनों समीकरणों में कुछ डिफरेंस है जो आपको समझना है। सबसे पहला यहाँ पर जो लिखा गया था ये वाला, ध्यान दीजिए, इस समीकरण में किसी भी उत्प्रेरक का यूज नहीं होता है। लेकिन जो सेकंड समीकरण है इसमें जो है उत्प्रेरक यूज किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर उत्प्रेरक जो है सांद्र H2SO4 यूज होगा। इसके अलावा जो यहाँ पर थर्ड रिएक्शन है इसमें आपका उत्प्रेरक यूज होता है निर्जल ZnCl2, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो थर्ड समीकरण है इसे ग्रो प्रक्रम भी बोला जाता है, इसे जो है ग्रो प्रक्रम बोलते हैं, ग्रो प्रक्रम। तो अगर पेपर में ग्रो प्रक्रम के बारे में पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पर ये वाला समीकरण जो है लिखना रहेगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बताया गया कि जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब आप यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, जो आपको हाइड्रोजन बताए गए थे उसमें आपको बताया गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें फ्लोरीन की क्रिया नहीं कराई गई, यानी कि यहाँ पर जो है HF, इसकी क्रिया नहीं हुई है। तो इसकी क्रिया क्यों नहीं हुई है ये भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर जो हाइड्रोजन और इसके अलावा जो फ्लोरीन होता है इनके बीच का जो बंध होता है ये बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और इसके अलावा ये फ्लोराइड, इन दोनों का आकार जो होता है ये बहुत ही छोटा होता है, और आकार बहुत ही छोटा होने के कारण इनके बीच जो बंध बनता है वो बहुत ही मजबूत होता है, और बहुत ही मजबूत होने के कारण ये बंध जो है यहाँ से टूटता नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसकी अभिक्रिया इससे नहीं कराई जाएगी। बाकी हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसके बीच का बंध टूट जाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के बीच का भी बंध टूट जाता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच का भी बंध टूट जाता है। लेकिन जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इसके बीच का बंध नहीं टूटता है, इसलिए यहाँ पर इसकी क्रिया जो है वो नहीं कराई जाती है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर इन तीनों में कौन अधिक क्रियाशील है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर यूज किया गया है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके अलावा हाइड्रोजन ब्रोमाइड और इसके अलावा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के आकार की बात करें तो इसका आकार छोटा होता है, और यहाँ पर ये तीनों का सेम ही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग आयोडाइड की बात करें तो इसका आकार जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसके अलावा जो ब्रोमाइड होता है इसका आकार जो है आयोडाइड की तुलना में कुछ छोटा होता है। इसके अलावा जो Cl होता है इसका आकार जो होता है Br की तुलना में भी कुछ और छोटा होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का आकार बहुत छोटा होता है, इसके अलावा आयोडाइड का आकार जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ पर असमान आकार के कारण जो है ये बहुत ही कम मजबूत होता है, यानी इनके बीच जो बंध बनता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, या फिर बोल सकते हैं बहुत ही कम मजबूत होता है, यानी कि ये बहुत ही कमज़ोर होता है तो जल्दी टूट जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर ब्रोमाइड का आकार जो है वो आयोडाइड की तुलना में कुछ छोटा होता है, तो यहाँ पर इनके बीच का जो बंध होता है वो कुछ मजबूत होता है हाइड्रोजन आयोडाइड की तुलना में, बाकी ये भी टूट जाता है। इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, यहाँ पर क्लोराइड का आकार जो है वो ब्रोमाइड और आयोडाइड दोनों की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, तो यहाँ पर इनके बीच का जो बंध होता है वो भी मजबूत होता है लेकिन टूट जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसकी क्रियाशीलता जो है सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है जल्दी टूट जाता है, तो ये यहाँ पर जो है सबसे अधिक क्रियाशील है। फिर इससे कम क्रियाशील आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा और इससे कम क्रियाशील होगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के बीच का जो बंध है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, जल्दी टूट जाता है और ये अधिक क्रियाशील है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, ये जो है अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ये जो है इनके बीच का बंध जो जल्दी नहीं टूटता है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेरक की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इसी का सेकेंड समीकरण, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पॉइंट नंबर बी। अब यहाँ पर हम लोग अल्कोहल की क्रिया, अल्कोहल, अब की बार इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, तो यहाँ पर हम लोग अल्कोहल की क्रिया जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अल्कोहल है यानी कि CH3OH, ये हो जाएगा अल्कोहल। अब इसकी क्रिया करानी है आपको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से यानी कि PCl3 से। इसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, ट्रिक समझने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर है P, तो ये हो गया, यहाँ पर Cl3 है यानी कि यहाँ पर एक Cl ये मान लीजिए और एक Cl ये मान लीजिए। इसकी क्रिया आप करा रहे हैं यहाँ पर CH3OH से, यहाँ से करा रहे हैं, तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से ये वाला बंध टूटेगा, इसके अलावा ये टूट जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये बंध टूटेगा, तो ये Cl जो है यहाँ पर इस CH3 के साथ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए Cl कितने हैं, 3, और CH3 कितने हैं, 1, तो इसकी संख्या बराबर करने के लिए यहाँ पर इसके आपको 3 अणु प्रयोग करने होंगे, तो यहाँ पर भी 3CH3 हो जाएगा। तो अब ये तीनों Cl जो है इस CH3 के साथ एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि जब यहाँ पर क्रिया होगी तो यहाँ पर ध्यान दीजिए CH3 कितने हैं, ये 3 हैं, और यहाँ पर ये तीनों Cl जो है इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर बन जाएगा 3CH3Cl। इस प्रकार से ये बनेगा। और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर H कितने हो गए, ध्यान दीजिए H कितने हैं आपके 3, इसके अलावा O कितने हैं 3, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा H3, इसके अलावा ये वाला P बचा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा P, और यहाँ पर O, तो ये हो जाएगा H3PO3, इसके अलावा यहाँ पर ये बन गया CH3Cl यानी कि हेलो एल्केन, तो यहाँ पर आपको प्रयोग करना है 3, तो इस प्रकार से ये समीकरण भी संतुलित हो जाएगी। तो ये ट्रिक आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये क्रिया करानी है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला समीकरण, अब यहाँ पर हम लोग अल्कोहल की क्रिया जो है इस बार यहाँ पर आप लिखेंगे अल्कोहल, इसकी क्रिया हम लोग यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड इससे कराई जाएगी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अल्कोहल यानी कि CH3OH इसका प्रयोग करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 इससे आपको यहाँ पर क्रिया करानी है। तो जब आप इससे क्रिया कराएंगे तो अब यहाँ पर भी आपको ट्रिक ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए CH3OH, इसे आप कैसा लिखेंगे, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसे। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया PCl5, तो यहाँ पर ये हो गया P, इसके अलावा ध्यान दीजिए Cl कितने हैं, 5 हैं, तो एक Cl इस प्रकार से जुड़ेगा, एक Cl इस प्रकार से जुड़ेगा, इसके अलावा जो है यहाँ पर 3 Cl आपके इस प्रकार से जुड़ जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर इस प्रकार से ये वाले बॉन्ड टूट जाएंगे, यहाँ से ये टूट जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए जब इस प्रकार से टूटेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर ये CH3Cl इधर बनेगा आपका CH3Cl यानी कि ये आपका बन गया यहाँ पर हेलो एल्केन। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें PO और यहाँ पर ये Cl कितने 3, तो POCl3 ये बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर निकल जाएगा आपका HCl, इस प्रकार से ये यहाँ पर अभिक्रिया होगी और आपका ये यहाँ पर जो है हेलो एल्केन यानी कि RH बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये अभिक्रिया होगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर
अगला समीकरण, अगला जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। अब यहाँ पर जो हम लोग अल्कोहल की क्रिया, यहाँ पर आप लिखेंगे अल्कोहल, और इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड से। तो जब इसकी क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाएगी तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अल्कोहल यानी कि CH3OH, इसकी क्रिया आपको करानी है थायोनिल क्लोराइड से। ये होता है SOCl2, इससे बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड। इससे आपको यहाँ पर यह अभिक्रिया करानी है। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए ट्रिक, सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर CH3OH, इससे आप कैसा लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर है SOCl2, इसका मतलब S, यहाँ पर एक Cl जुड़ जाएगा, एक Cl आपका ये जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये टूट जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर ये टूट जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर CH3 Cl बन जाएगा आपका CH3, इसके अलावा Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका हेलो एल्केन। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर S, यहाँ पर O और यहाँ पर भी O, तो इसका मतलब ये बन जाएगा SO2 और इसके अलावा HCl, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है HCl ये गैस के फॉर्म में होगा, SO2 ये भी गैस के फॉर्म में होगा, तो ये दोनों यहाँ पर निकल जाते हैं और यहाँ पर केवल आपका हेलो एल्केन बचता है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर केवल जो है हेलो एल्केन बच जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर यह अभिक्रिया होती है और इसमें जो उत्प्रेरक यूज होता है वो होता है पिरीडीन। इसमें उत्प्रेरक यूज होता है आपका पिरीडीन। अब पिरीडीन क्या होता है तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए बेंजीन, बेंजीन की संरचना आप लोग जानते हैं इस प्रकार से होती है, ये होती है आपकी बेंजीन। तो बेंजीन में जो है एक कार्बन हटाकर उसकी जगह पर अगर नाइट्रोजन प्रयोग कर दिया जाए तो इससे बोला जाता है पिरीडीन, इसे बोलते हैं पिरीडीन। यानी कि बेंजीन में जो है एक कार्बन हटाकर उसकी जगह पर क्या यूज कर दिया जाए, नाइट्रोजन, तो इससे बोला जाता है पिरीडीन। तो यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में जो है कौन कार्य करता है, पिरीडीन कार्य करता है। इसके अलावा ये अभिक्रिया जो है ये एक उत्तम अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया जो है एक उत्तम अभिक्रिया। यहाँ पर जितनी भी अभिक्रियाएं हैं अल्कोहल की उन सभी में ये जो है सबसे उत्तम अभिक्रिया है। सबसे उत्तम अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है SO2 और HCl ये दोनों गैस के फॉर्म में होते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर केवल जो है यहाँ पर हेलो एल्केन बचता है, इसलिए ये जो है एक उत्तम अभिक्रिया है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा इससे डॉर्जन अभिक्रिया बोलते हैं, इससे डॉर्जन अभिक्रिया बोला जाता है, डॉर्जन अभिक्रिया। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पेपर में आपसे डॉर्जन अभिक्रिया के बारे में पूछ लिया जाए तो आप किस प्रकार से बताएंगे, आप इसमें बताएंगे यहाँ पर कि जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है तो यहाँ पर जो है हेलो एल्केन बनता है, इसके साथ इसमें SO2 और HCl गैस का निर्माण होता है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में जो है पिरीडीन कार्य करता है और यहाँ पर SO2 और HCl जो है गैस के रूप में होते हैं जो कि बाहर निकल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर केवल हेलो एल्केन शेष बचता है, इसलिए ये एक उत्तम अभिक्रिया है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप पढ़ेंगे एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एल्केन लेते हैं CH4 यानी कि मेथेन, और इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं क्लोरीन से, यानी कि यहाँ पर हैलोजन लेते हैं Cl2। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इन दोनों की क्रिया अंधेरे कमरे में कराई जा रही है, इन दोनों की क्रिया जो है यहाँ पर अंधेरे कमरे में कराई जा रही है, तो यहाँ पर जो है कोई क्रिया नहीं होगी, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो है फिर कोई क्रिया नहीं होगी, अगर अंधेरे कमरे में कराया जाएगा तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए इन दोनों की क्रिया जो है तेज प्रकाश में कराई जा रही है, तो अगर तेज प्रकाश में कराई जाती है तो इसमें यहाँ पर जो है ब्लैक कार्बन प्राप्त होगा, इसके अलावा साथ में इसमें HCl बनेगा,
तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जब आप एल्केन की क्रिया यहाँ पर हैलोजन यानी कि Cl2 से कराते हैं तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए दो कंडीशन है। अगर आप अंधेरे कमरे में करा रहे हैं तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगी, लेकिन अगर तेज प्रकाश में कराते हैं तो यहाँ पर ब्लैक कार्बन प्राप्त होगा। इसके अलावा साथ में HCl। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों में कहीं पर भी आपको हैलो एल्केन नहीं मिला है, और आपको यहाँ पर बनाना क्या है, हैलो एल्केन बनाना है। इसलिए आपको यहाँ पर इस अभिक्रिया का यूज नहीं करना है। तो आपको ये समझना है कि इन दोनों की क्रिया जो कराई जाएगी वो मंद प्रकाश में कराई जाएगी। ना तो आपको अंधेरे कमरे में कराना है, ना ही तेज प्रकाश में कराना है। इन दोनों की जो क्रिया होगी वो मंद प्रकाश में कराई जाएगी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मेथेन यानी कि CH4, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं CH4 है, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका मेथेन। इसकी क्रिया आपको करानी है यहाँ पर Cl2 से। Cl2 ध्यान दीजिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर Cl सिंगल बॉन्ड Cl करके, ये हो जाएगा Cl2। और यहाँ पर जो है ये क्रिया मंद प्रकाश में करानी है, तो प्रकाश के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं Hν। इस प्रकार से ये प्रकाश के लिए हो जाएगा। तो जब आप इससे क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ से जो है ये वाला H और इसके अलावा यहाँ से ये वाला Cl निकल जाएंगे, यानी कि इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर HCl ये निकल जाएगा। जब यहाँ से ये HCl निकल जाएगा तो यहाँ पर बनेगा, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा C, यहाँ पर ये H है तो यहाँ पर हो जाएगा H, इसके अलावा ये H है यहाँ पर हो जाएगा H, इसके अलावा यहाँ पर H है ये हो जाएगा H। यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ से ये वाला H निकल गया है Cl के साथ, तो ये जो Cl बचा है वो इसकी जगह पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा Cl। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्रिया होगी। अब ध्यान दीजिए अगर इसकी क्रिया दोबारा हम लोग यहाँ पर Cl2 से करा दें, यानी कि यहाँ पर इसकी क्रिया फिर से Cl से कराई जाएगी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये Cl2 यानी कि इस प्रकार से लिख सकते हैं मंद प्रकाश में ही आपको क्रिया करानी है। जब मंद प्रकाश में आप क्रिया कराएंगे तो अब की बार ध्यान दीजिए फिर यहाँ से H और यहाँ से ये वाला Cl निकल जाएगा, यानी कि इसमें से HCl ये निकल जाएगा। जब HCl फिर निकलेगा तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बनेगा, अब यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर ये Cl था, एक Cl आपका ये हो गया, इसके अलावा यहाँ पर H है, यहाँ पर हो जाएगा H। अब ध्यान दीजिए एक H जो है इस Cl के साथ निकल गया है, तो यहाँ पर एक जगह फिर खाली हो गई, यहाँ पर आप एक Cl और जोड़ दीजिए, एक H बचा है उससे आप यहाँ पर लिख दीजिए इस प्रकार से। बाकी आप कहीं पर भी एक Cl जोड़ दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दीजिए, इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब इसकी क्रिया आप यहाँ पर दोबारा फिर से करा दीजिए Cl2 से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे Cl सिंगल बॉन्ड Cl, फिर आपको ये क्रिया जो है मंद प्रकाश में ही करानी है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर फिर से ये वाला HCl जो है आपका निकलेगा, इसमें से HCl ये निकल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर C, यहाँ पर हो जाएगा Cl, यहाँ पर ये हो गया आपका Cl इस प्रकार से। इसके अलावा एक Cl और यहाँ पर जो बचा है ये वाला इसकी जगह पर मान लीजिए जोड़ देते हैं हम लोग, तो अब यहाँ पर केवल बचेगा आपका एक हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन और निकल गया तो अब एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर बच गया है। हर बार एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर Cl के साथ निकल जाता है और उसकी जगह पर Cl आके जुड़ जाता है, इस प्रकार से होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब यहाँ पर इसकी क्रिया हम लोग फिर से एक बार कराएंगे यहाँ पर Cl2 से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और ये क्रिया जो होगी वो यहाँ पर मंद प्रकाश में होगी, यानी कि Hν की उपस्थिति में। तो क्या होगा, यहाँ से फिर ये वाला H और ये वाला Cl जो है निकल जाएंगे, तो अब ये निकल जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा C। अब इस हाइड्रोजन की जगह पर भी ये Cl आ जाएगा, यानी कि अब इसके चारों ओर यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर भी आ जाएगा Cl। इस प्रकार से यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है पूरी होगी, यानी कि जब तक यहाँ पर सभी हाइड्रोजन हटकर वहाँ पर हैलोजन न जुड़ जाए तब तक आपको यहाँ पर ये अभिक्रिया करानी है। इस प्रकार से इस अभिक्रिया को आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अथवा इससे आप कैसा लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए C इसके चारों ओर जुड़े हुए हैं H, तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट CH4 इस प्रकार से। और इसकी क्रिया जो है आप यहाँ पर करा दीजिए Cl2 से, और ये क्रिया जो है मंद प्रकाश यानी कि Hν की उपस्थिति में होगी। तो इसमें से होगा क्या, यहाँ से आपका HCl निकल जाएगा। इस प्रकार से इसलिए लिखा गया ताकि आपको यहाँ पर सभी स्टेप जो है समझ में आ जाएं।
बाकी आप इस प्रकार से डायरेक्ट लिखेंगे तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से एक H निकल गया और एक Cl निकल गया, तो इसका मतलब अब यहाँ पर बचेगा CH3। एक H यहाँ से निकल गया और यहाँ से एक Cl निकल गया, तो यहाँ पर एक बन जाएगा आपका Cl। इस प्रकार से अब इसकी क्रिया जब आप दोबारा से कराएंगे यहाँ पर Cl2 से मंद प्रकाश में, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से एक HCl निकलेगा आपका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए C, अब यहाँ से एक H और निकल गया, तो अब यहाँ पर क्या बचा आपका CH2। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर एक Cl था, एक Cl और आके जुड़ जाएगा, तो अब ये हो जाएगा Cl2। इस प्रकार से अब इसकी क्रिया आपको दोबारा से करानी है फिर से, तो यहाँ पर हो जाएगा Cl2, मंद प्रकाश में कराएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, HCl, ये निकल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर HCl निकला, तो अब क्या बना, यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ से एक H और निकल गया, तो यहाँ पर आ गया CH, और यहाँ पर ये Cl2 है, इसमें एक Cl और जुड़ जाएगा कि, तो ये हो जाएगा Cl3। इतना हुआ। अब इसके बाद जो यहाँ पर इसकी क्रिया फिर से Cl2 से करानी है, मंद प्रकाश में करानी है, तो इसमें से HCl यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसमें जब HCl निकल जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये वाला H निकल गया और एक Cl निकल गया, तो एक Cl यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CCl4। इस प्रकार से ये अभिक्रिया जो है आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसा लिखें या फिर ऐसे भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। केवल समझाने के लिए यहाँ पर इसके सभी स्टेप जो है अलग अलग लिखे गए थे, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर आप दोनों प्रकार से जो है इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर CH4, इससे बोला जाता है मेथेन, ये है मेथेन। इसके अलावा CH3Cl, इससे बोलते हैं क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। इसके अलावा CH2Cl, इससे बोला जाता है डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। इसके अलावा CHCl3, इससे बोला जाता है ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। और इसके अलावा CCl4, इससे बोला जाता है टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो बने हैं, यहाँ पर इन सभी का मिश्रण प्राप्त होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि इस अभिक्रिया में क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, इसके अलावा टेट्राक्लोरोमेथेन, इन सभी का जो है यहाँ पर मिश्रण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इन सभी को अलग करने के लिए जो है प्रभाजी आश्वन विधि का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि इन सभी को जो है यहाँ पर मिश्रण से अलग करने के लिए प्रभाजी आश्वन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, आप इसमें कुछ मुख्य पॉइंट नोट करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे नोट, और आप यहाँ पर बताएंगे कि इस अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादों के मिश्रण से प्रत्येक घटक को अलग करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं अलग अलग करने के लिए प्रभाजी आश्वन विधि का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो यहाँ पर इन सभी का मिश्रण प्राप्त होगा, तो इन सभी को जो है मिश्रण से अलग अलग करने के लिए प्रभाजी आश्वन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए यूज़ किया गया है Cl का, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग हैलोजन फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का भी यूज कर सकते थे, यानी कि Cl2 की जगह पर आप यहाँ पर F2, इसके अलावा Br2 और I2 का यूज भी कर सकते थे। तो इन सभी में कौन अधिक क्रियाशील है, अगर इसकी बात करें तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर नोट नंबर 2,
यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये 2। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि एल्केन से हैलोजन यानी कि H2, वहाँ पर क्या यूज किया गया था, Cl2। इसी प्रकार से आप यूज कर सकते थे Br2 F2। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं H2 की क्रियाशीलता का क्रम। तो आप लोग याद रखेंगे कि सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो है F2, फिर इससे कम क्रियाशील है आपका Cl2, फिर इससे कम क्रियाशील है Br2, और फिर इससे कम क्रियाशील है यहाँ पर I2। ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है एल्कीन द्वारा, यानी कि एल्कीन द्वारा जो है यहाँ पर हेलो एल्केन का निर्माण। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एल्कीन आप यूज करेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 का। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी क्रिया जो कराई जाएगी वो कराई जाएगी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, यानी कि HBr से। तो होगा क्या, यहाँ पर जो है इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो एक बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड इस कार्बन का और एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री हो जाएगा, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पर भी हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2। इस प्रकार से तो एक बॉन्ड जो है इस कार्बन का फ्री हो गया, एक बॉन्ड जो है इस कार्बन का फ्री हो गया। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से जब ये दोनों टूटेंगे तो एक में हाइड्रोजन आके जुड़ेगा और एक में जो है Br आके जुड़ेगा। लेकिन किस में हाइड्रोजन और किस में Br जुड़ेगा, इसके लिए आपको एक नियम पढ़ना है। ध्यान दीजिए, मार्कोनिको का नियम, मार्कोनिको का नियम, ये नियम आपको याद रखना है। तो इनका नियम क्या है कि हाइड्रोजन जो है हमेशा वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन जो है ज़्यादा होंगे। हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा होंगे। इसके अलावा Br जो है वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो कम होंगे। ये नियम आप लोग याद रखेंगे, मार्कोनिको का नियम, कि हाइड्रोजन वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं और Br वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, CH यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, CH2 यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा H, और यहाँ पर हाइड्रोजन कम है तो इसलिए यहाँ पर जुड़ जाएगा Br। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। इस प्रकार से जो है यहाँ पर हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, जब यहाँ पर एल्कीन की क्रिया होगी HBr से तो यहाँ पर इसका सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर एक बॉन्ड इस कार्बन का और एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री हो जाएगा। एक में यहाँ से आपका हाइड्रोजन और एक में Br जुड़ेगा। यहाँ पर आपको प्रयोग करना है मार्कोनिको का नियम, हाइड्रोजन वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे और Br वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यही समीकरण हम लोग लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार से यहाँ पर क्रिया करानी है आपको, क्रिया करानी है आपको HBr से। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए हम लोग पेरोक्साइड का यूज करते हैं, यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है पेरोक्साइड का। पेरोक्साइड क्या होता है, जहाँ पर दो ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट जुड़े होते हैं, यानी कि सीधे जुड़े होते हैं, उससे बोला जाता है पेरोक्साइड। मान लीजिए इसके साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक H जो है यहाँ पर जुड़ा है, तो इससे बोला जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर मान लीजिए इसकी जगह पे पोटेशियम जुड़ा होता तो इसे बोला जाता है पोटेशियम पेरोक्साइड। बस याद रखिएगा, पेरोक्साइड का मतलब जहाँ पर दो ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट जुड़े होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं H2O2। ध्यान दीजिए, दो H हैं और दो O हैं, तो H2O2 इसे बोला जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अगर यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं तो ध्यान दीजिए होगा क्या, यहाँ पर भी जब एक बॉन्ड इसका टूटेगा तो यहाँ पर बनेगा CH3 CH, इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2। एक बॉन्ड आपका इसका फ्री हो गया, एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया।
एक में आपका यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक में Br जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अब की बार आपको मार्कोनिको का नियम नहीं यूज करना है, यहाँ पर आपको एंटी मार्कोनिको का नियम यूज करना है, यानी कि इसी का उल्टा। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रति मार्कोनिको का नियम, मार्कोनिको का नियम, या फिर बोल सकते हैं आप एंटी मार्कोनिको का नियम। ये यहाँ पर उल्टा होगा, यानी कि हाइड्रोजन जो है वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे, और Br वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन जो है ज़्यादा होंगे। इससे हम लोग बोलते हैं प्रति मार्कोनिको नियम। तो यहाँ पर ये लगेगा जब पराक्साइड का यूज कर दिया जाएगा, यानी कि अब की बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर CH2 हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा Br, और यहाँ पर हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। इस प्रकार से यहाँ पर जो है हेलो एल्केन बन जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर यहाँ पर हम लोग पराक्साइड का यूज कर देंगे तो इसमें प्रति मार्कोनिको का नियम लगेगा, अगर पराक्साइड का यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पर मार्कोनिको का नियम लागू होगा। ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण द्वारा, यानी कि अब इसके द्वारा जो हम लोग यहाँ पर हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर बात हुई है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं RCOOAZ। तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया गया है। इसकी क्रिया जो हम लोग हैलोजन से कराएंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं Br2, इससे कराते हैं। तो जब यहाँ पर इसकी क्रिया Br2 से कराई जाएगी और यहाँ पर उत्प्रेरक लिया जाएगा CCl4, इसकी उपस्थिति में यहाँ पर क्रिया कराई जाएगी। तो जब इसकी उपस्थिति में क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें क्या बनेगा, इसमें बनने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। एक Br जो है इसके साथ जुड़ जाएगा और एक Br जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर दो Br थे, एक इधर जुड़ जाएगा और एक इधर जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा R, और यहाँ पर आप लिखेंगे Br इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए AgBr, इसके अलावा यहाँ पर बनेगा AgBr, और यहाँ पर इसमें कौन सी गैस निकलेगी, CO2। इस प्रकार से यहाँ पर यह अभिक्रिया होगी और यहाँ पर ये बन जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, हेलो एल्केन। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर R की जगह पर हम लोग एल्किल समूह यूज करते हैं C2H5, ये यूज किया गया है R की जगह पर। इसके बाद COO, फिर यहाँ पर AZ, इसकी क्रिया हम लोग करा रहे हैं Br2 से, यहाँ पर उत्प्रेरक CCl4। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए R की जगह पर क्या यूज हुआ है, C2H5, तो यहाँ पर R की जगह पर आ जाएगा C2H5 इस प्रकार से। इसके अलावा Br ये हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर AgBr और साथ में यहाँ पर CO2 इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो बनना है इससे बोला जाता है एथिल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। और ये यहाँ पर इसका नाम आप अगर लिखना चाहें तो बता सकते हैं सिल्वर प्रोपेनेट, सिल्वर प्रोपेनेट ये हो जाएगा। इसके अलावा Br2 के जगह पे Cl2 का यूज भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप इसे ऐसा लिख दीजिए C2H5COOAZ, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी क्रिया आप करा दीजिए Cl2 से, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। जब इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा C2H5, जहाँ पर Br आता था वहाँ पर अब आ जाएगा Cl। इसके अलावा ध्यान दीजिए Ag, जहाँ पर Br आया था वहाँ पर आ जाएगा Cl, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा CO2, इससे बोला जाएगा एथिल क्लोराइड। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर अभिक्रिया करा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, इसकी क्रिया जो है क्लोरीन से करा सकते हैं या फिर इसकी क्रिया जो है आप ब्रोमीन से करा सकते हैं। तो अगर आप ब्रोमीन से कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा एथिल ब्रोमाइड, अगर आप क्लोरीन से कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा एथिल क्लोराइड। ये आप लोग याद रखिएगा, इस अभिक्रिया को बोला जाता है हुन्स डीकर अभिक्रिया। याद रखिएगा,
इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? इस अभिक्रिया को बोला जाता है हुंस-डीकर अभिक्रिया। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अभी से इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए। इस अभिक्रिया को बोला जाता है हुंस-डीकर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के बारे में आप किस प्रकार से लिखेंगे, इसके लिए आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर बताया गया है इसमें आपको कि वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड यानी कि एथिल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।